हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट नॉर्थ इंडिया का। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पेनाइल कैंसर और किडनी कैंसर, इस तरह के कैंसर का इलाज करता हूँ। साथ साथ यूरोलॉजिकल अन्य तरह के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज करता हूँ। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन में, इवन यंगर जनरेशन में, मिडिल एज ग्रुप में और सर्जरी के बाद भी। जैसे प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी करते हैं या ब्लैडर कैंसर की सर्जरी करते हैं या और अन्य तरह की कैंसर की सर्जरी करते हैं, उसमें भी ऑर्गेनिक इंसल्ट के अलावा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, जिसके कारण इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, पोटेंसी की प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्टेंस होते हैं। तो यदि आप मिडिल एज ग्रुप के पॉपुलेशन को देखें तो 50% पॉपुलेशन मिडिल टू एल्डरली एज ग्रुप में इम्पोर्टेंस के शिकार होते हैं। और बहुत कुछ यंग लोग भी होते हैं जिसमें इम्पोर्टेंस के प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनिक या साइकोजेनिक। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, इंजेक्शन तथा अन्य तरह के ट्रीटमेंट। लास्ट ट्रीटमेंट जो है वो पेनाइल इम्प्लांट है। फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट मेडिकल, सेकेंड इंजेक्शन एंड अदर थेरेपी, थर्ड स्टेज में फाइनली लास्ट में इफ नथिंग वर्क्स देन ओनली पेनाइल इम्प्लांट। सो पेनाइल इम्प्लांट पहले नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल लास्ट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो पेनाइल इम्प्लांट करने से पहले अन्य तरह के ट्रीटमेंट को ज़रूर यूज करना चाहिए, जिससे ये पता चले कि दूसरी ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं। कोई ट्रीटमेंट ना इफ़ेक्टिव हो तभी पेनाइल इम्प्लांट करना चाहिए। और पेनाइल इम्प्लांट के बाद कितने % कॉपर सेटिस्फाइड होते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या आप पेनाइल इम्प्लांट करवा रहे हैं उसके बाद आप खुद सेटिस्फाइड होंगे, आपके पार्टनर सेटिस्फाइड होंगे और कितने % में सेटिस्फाइड होंगे, और पेनाइल इम्प्लांट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरह की प्लान्ड इम्प्लांट अवेलेबल है और कैसे की जाती है। तो मेरा आज का टॉपिक जो है कॉपर सेटिस्फैक्शन। आपने पेनाइल इम्प्लांट कर लिया, कॉपर कितने % कॉपर सेटिस्फाइड हैं पेनाइल इम्प्लांट के बाद। ये देखिए, इरेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है, ये पेनिस के अंदर जो ये कैविटी है, ब्लड की कैविटी होती है, उसमें ब्लड फ्लो होती है तो इरेक्शन होती है। जैसे किसी पाइप में पानी फ्लो करने से वो स्ट्रेच होता है, टफ होता है, उसी तरह पेनिस में इरेक्शन होती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस किस वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके भी ट्रीटमेंट भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मेरा एम है कि पेनाइल इम्प्लांट के बाद कितने % कॉपर सेटिस्फाइड होते हैं और किस तरह के पेनाइल इम्प्लांट अवेलेबल है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं क्या, और हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टेंशन और एंजाइटी नहीं रखें। यदि आप टेंशन और एंजाइटी रखेंगे तो ब्लड वेसल्स की फ़्लो कम होगी, ब्लड वेसल्स सिकुड़ी हुई रहेगी, ब्लड फ्लो नहीं होगी और इरेक्शन नहीं होगी। ये स्टडी देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो बहुत ही कॉमन है, और 50% पॉपुलेशन 40 से 70 साल में इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज मेडिकल ट्रीटमेंट या इंजेक्शन थेरेपी से ट्रीटेबल है और बहुत हद तक क्योरेबल भी है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, जैसे हमने बताया, लाइफ स्टाइल एंड ड्रग थेरेपी मॉडिफिकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लाइफ स्टाइल क्या है, जैसे एक्सरसाइज,
स्मोकिंग बिल्कुल रोकना है, एक्सेस अल्कोहल बिल्कुल कर्टेल करना है, एक्सरसाइज, योगा एंड हेल्दी डाइट लेना है। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स आते हैं, कुछ मेडिसिन आते हैं, वो किसी भी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने पे वो मेडिसिन देंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। और कुछ टेस्ट करा के देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं ज़्यादा है, या अन्य तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कार्डियक डिजीज़ तो नहीं है, या कोई लिपिड वगैरह बहुत ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो ज़्यादा नहीं है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और सिंपल फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट के एडवाइस से आपकी टेंशन, एंजाइटी दूर नहीं होती है, आप में डिप्रेशन है, जो कि सिंपल एश्योरेंस से, काउंसलिंग से दूर नहीं होती है, तो साइकेट्रिस्ट की एडवाइस की ज़रूरत है, जिससे भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी और नॉर्मल इरेक्शन हो सकती है। किसी को जैसे 40 साल 45 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन का ढलाव होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, डायबिटीज में टेस्टोस्टेरोन कम होती है, किसी को कि प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई है उसमें टेस्टोस्टेरोन कम हुई है, किसी की टेस्टिस निकाली गई है उसमें टेस्टोस्टेरोन कम है, तो उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस विदाउट यूरोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से नहीं कराना चाहिए। सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी जो है उसमें डिफरेंट तरह के है। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, जिसमें सक्शन लगा दिया जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो पेनिस में होता है और इरेक्शन होता है, लेकिन इसमें कभी पेनिस में स्वेलिंग होती है, पेनिस ठंडा होता है, वार्म नहीं होता है, तो इसमें भी कंफर्ट्स बहुत सारे कपल को नहीं होते हैं। दूसरी है कि यूरेथ्रा के अंदर एक महंगी दवा आती है, वो डाली जाती है तो उससे भी इरेक्शन होती है, या पेनिस के अंदर इंजेक्शन देने से पेनिस में जो ब्लड वेसल्स है उसमें इंजेक्शन देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पेनाइल इरेक्शन होता है और नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो पेनाइन इम्प्लांट है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले आप सारे मेडिकल रिसोर्सेज, नॉन सर्जिकल ऑप्शन, बिना सर्जरी के, बिना इम्प्लांट के यदि आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पेनाइल इम्प्लांट डालने के बाद हमेशा पेनाइल इम्प्लांट से ही आपका नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है। तो पेनाइल इम्प्लांट भी बहुत तरह के होते हैं, 30-40 हज़ार से लेके 8-10 लाख तक होते हैं। तो इसमें भी होते हैं 3 पीस डिवाइस होते हैं और 2 पीस डिवाइस होते हैं। इसमें फ्लूइड होता है, ये पंप करने से इसमें चली जाती है और इरेक्शन हो जाती है। ये देख सकते हैं, ये रिजर्वायर से फ्लूइड जाती है पेनिस में, इसका तो ये ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और इरेक्शन होती है। तो इसमें एक रिजर्वायर होती है, एक पंप होती है और ट्यूब होती है पेनिस के अंदर। 3 पीस डिवाइस होती है। इसमें भी 2 पीस डिवाइस होती है, जिसमें रिजर्वायर नहीं होती है, फ्लूइड इसी में होती है और पंप हो जाती है और इरेक्शन होती है। और सिंगल पीस डिवाइस मैल्यूएबल डिवाइस है, ये टेक्निकली इजी है डालना, कॉस्ट भी कम होता है। इसमें डिसएडवांटेज है कि इसमें पेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, हमेशा इरेक्शन में होता है, कंसील नहीं कर सकते, छिपा नहीं सकते हैं, हमेशा आपको अंडरवियर पहननी पड़ेगी जिससे वो छिपा हुआ रहे, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल इरेक्शन इसमें रहती है। सो पेनाइल इम्प्लांट जैसा हमने बताया कि लास्ट ऑप्शन है, और इसमें सेटिस्फैक्शन की हम बात करें तो 80 to 90% कपल जो होते हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं। पेशेंट एंड पार्टनर सेटिस्फैक्शन रेट और 80 to 85%, तो 80 to 85% कपल इससे बिल्कुल पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं। ये एक स्टडीज आई है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, जो बेल्जियम से है। तो इसके अलावा मैं अब डिस्कस करूँगा कि सर्जरी के बाद आफ्टर 6 वीक्स
सारे नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी रिटेन कर सकते हैं, नॉर्मल ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकते हैं, और 6 वीक्स तक थोड़े बहुत पेन हो सकते हैं, लेकिन 6 वीक्स के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो नॉर्मल सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो रिकमेंडेड है वो आफ्टर 6 वीक्स रिकमेंडेड है। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया कि यदि मेडिसिन काम ना करे, इंजेक्शन काम ना करे, तो लास्ट ऑप्शन है पेनाइल इम्प्लांट, और 80 to 90% कपल जो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक वार्निंग जो है कि क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है पेनाइल इम्प्लांट के बाद। तो कोई भी सर्जरी में 5 से 10% केसेज में कुछ ना कुछ तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसे किसी भी तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो हम देखें कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेनाइल इम्प्लांट में। मोस्ट ऑफ द जो यूरोलॉजिस्ट है ये नहीं बताएंगे, तो उन्हें पेशेंट को प्रॉब्लम होगी तो फिर वो क्या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए सर्जरी से पहले उन्हें बता दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ केसेज में रिपोर्ट किया है कि यदि पेनाइल इम्प्लांट का लेंथ छोटा है तो पेनिस शॉर्ट होने की कंप्लेन करते हैं। कुछ केसेज में पेन का कंप्लेन करते हैं, और पेनिस जो है एक बड़ा वैस्कुलर ऑर्गन है, तो सर्जरी के बाद पेनिस में स्वेलिंग हो सकती है, ब्लड का क्लॉट बन सकता है, थोड़ा हेमेटोमा बन सकता है। और जो पेनिस का जो इम्प्लांट की साइज कम होती है, तो आगे वाला हिस्सा जो रेड होता है, जिसे ग्लांस कहते हैं, वो फ्लोपी हो सकती है। यदि बिल्कुल लेंथ ठीक ना लगाएं तो कभी कभी फ्लोपी हो सकती है। कभी कभी बहुत टाइट इम्प्लांट नहीं डालते हैं, ग्लांस के अंदर बिल्कुल एंड तक नहीं डालते हैं, इस डर से कि कहीं ये परफोरेट ना कर जाए, तो जो एंड होता है वो थोड़ा फ्लोपी हो सकता है। और कभी कभी इसमें डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, और कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकती है। और कभी कभी ये प्लान इम्प्लांट है जो कि 3 पीस वाली नहीं है, सिंगल रॉड जैसी होती है, जो हार्ड होती है। उसकी वजह से कभी कभी ये परफोरेट करके एक्सट्रूजन हो जाती है, बाहर निकल जाती है पेनाइल इम्प्लांट। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं कुछ % ऑफ केसेज में। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कभी कॉम्प्लिकेशन कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप दुखी ना हो, निराश ना हो। कभी कभी ये सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है इन्फेक्शन के केसेज में, या ये बाहर निकल गई तो। लेकिन इसके रिस्क काफ़ी कम है, 2-3% केसेज में ही होता है, 90% केस में पेशेंट ठीक होते हैं। तो ये जानकारी थी कि हम कितने % कपल पेनाइल इम्प्लांट के बाद हैप्पी रहते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है, और पेनाइल इम्प्लांट इज लास्ट ऑप्शन। ये मेरा YouTube है, पेज है, यू कैन सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो। थैंक यू, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।